नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। देश दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। अब तक का अगर 1 साल की बात या 1 साल से अधिक की बात किया जाए तो इज़राइल, फ़लस्तीन, गज़ा और लेबनान से जंग चल रही है, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा हमला हिज़्बुल्लाह की तरफ से इज़राइल के ऊपर किया गया हो, वो ऐसे समय पर किया गया है जब इज़राइल और लेबनान के बीच में सीज़ फायर की बात चल रही है। एक दिन पहले यानी कि कल हिज़्बुल्लाह के द्वारा 300 से अधिक रॉकेट मिसाइल इज़राइल के ऊपर दागे गए, जो कि तेल अवीव और हाइफा के अलावा कई अन्य शहरों पर जाके गिरे हैं। और बताया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि ज़्यादातर रॉकेट और मिसाइल जो हैं वो अपने निशाने पर सही उतरे हैं। अब अगर ऐसा सही है तो इसका मतलब हुआ कि इज़राइल को इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। इससे अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि वाशिंगटन पोस्ट ने, जो कि कभी भी इज़राइल के विरोध में खबर नहीं लिखता, उसने भी लिख दिया कि अब तक का हिज़्बुल्लाह का सबसे बड़ा हमला ये है और इसमें काफ़ी नुकसान इज़राइल को हुआ है। लेकिन जैसे कि पता ही है कि इज़राइल कभी भी अपने यहाँ होने वाले नुकसान के बारे में बताता नहीं है और चंद घटाकर बताता है। उसने कहा कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और ना ही किसी के मरने की सूचना उसने दिया है। हालाँकि जो दावा हिज़्बुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि इसमें काफ़ी लोग हताहत हुए हैं, कई लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल भी हुए हैं। इसके अलावा हाइफ़ा को, तेल अवीव को काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। बताते चलें आपको कि लेबनान ने इसके पहले ही हिज़्बुल्लाह ने कहा था कि अगर तुम हमारे बैरूत के ऊपर हमला करोगे तो हम भी तुम्हारे तेल अवीव पे हमला करेंगे। और वही हुआ भी कि हिज़्बुल्लाह ने तेल अवीव के ऊपर ज़बरदस्त हमला किया। इज़राइल के जो अखबार हैं, वहाँ के जो गोदी मीडिया है, वो भी उसने भी अब लिखना शुरू कर दिया कि कई जगह के ऊपर आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी हैं। उसमें कितने लोग हताहत हुए हैं, मारे गए या घायल हैं, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी अखबार में भी नहीं दिया गया। लेकिन ये ज़रूर माना है कि अब तक का हिज़्बुल्लाह का सबसे बड़ा हमला ये था। और इन सब के बीच में ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई ने कहा है कि नेतन्याहू को सिर्फ गिरफ्तार न किया जाए बल्कि उसको मौत की सज़ा दिया जाए, फांसी पे लटकाया जाए। इससे कम पर कोई बात होने वाली नहीं है। ऐसे समय पर ये सारे बयान आए हैं और ऐसे समय पे हिज़्बुल्लाह की तरफ से ज़ोरदार हमला किया गया है, जब लेबनान और इज़राइल के बीच में सीज़ फायर की बात लगभग अंतिम दौर पर पहुंच चुकी है। जैसा कि सूत्रों के अनुसार जो बात सामने आ रही है उसमें यह है कि बीते दिनों ही हमारे जो डेलीगेट लेबनान गया था वो अब इज़राइल में है। और वहाँ पे माना जा रहा है कि इज़राइल भी काफ़ी हद तक तैयार हो गया, क्योंकि तैयार होना भी है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है लेबनान से जंग करने के दौरान। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से और लेबनान की तरफ से कहा गया है कि वो इजराइल की किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो इजराइल की तरफ से शर्त रखी गई है कि वो लेबनान में कहीं भी कभी भी जा सकता है, उसका जहाज़ वहाँ के एयरपोर्ट पर कभी भी उतर सकता है और लेबनान के जो बॉर्डर है वहाँ पे इजराइल की और लेबनान की सेना और हिजबुल्लाह के लड़ाके वहाँ पर ना हो और हिजबुल्लाह को डिआर्म किया जाए, उसको वहाँ से हटाया जाए। इन सारी चीज़ों को सीधे तौर पर हिजबुल्लाह और लेबनान ने नकार दिया है और कहा गया है 2006 में जो समझौता हुआ था उसी पर फिर से एक बार समझौता हो। अब डेलीगेट्स ने जो बात कही है उसने, जो कल वहाँ के जो उसके चीफ थे डेलीगेट्स के, उसने कहा है कि सीज़ फायर अंतिम दौर पे है और कभी भी सीज़ फायर की घोषणा किया जा सकता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इज़राइल 2006 की बात को मानने को तैयार हो गया है। हालाँकि ये भी आरोप लगा है कि नेतन्याहू सीज़ फायर होने में काफ़ी हिला-हवाली कर रहा है, उसको दखल-अंदाज़ी कर रहा है, सीज़ फायर होने नहीं देना चाहता, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर सीज़ फायर होता है तो उसको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और कोर्ट में पेश होगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। और उनका जो चीफ ऑफ स्टाफ है वो पहले से ही जेल पहुंच गया है, जेल भेजा जा चुका है। तो अब ऐसे में अब तलवार लटक रही है नेतन्याहू के ऊपर कि वो अगर सीज़ फायर होता है, जंग बंद होती है तो उसको कोर्ट ज़रूर से ज़रूर जाना पड़ेगा। हालाँकि उसके वकील ने 15 दिन का समय और माँगा है कोर्ट में पेशी के लिए। ये तो थी इज़राइल और हिज़्बुल्लाह और हमास की बातें। हमास की बात अगर किया जाए तो हमास ने भी कल हमला किया और उसका दावा है कि उसने 6 से 7 सैनिकों को मारा है। और एक जो और भी बातें सामने आ रही हैं वो इज़राइल पोस्ट में भी है, द टाइम्स ऑफ इज़राइल में भी है, जो कि इज़राइल का सबसे अच्छा बड़ा पेपर माना जाता है, हैरिस जो पेपर माना जाता है, उसमें भी ये बात कही जा रही है कि इज़राइल में सैनिकों की कमी हो रही है।
और जो रिजर्विस्ट उनके सैनिक हैं वो भी अब जंग में जाना नहीं चाहते हैं। शुरुआती दौर में कुछ रिजर्विस्ट जो हैं वो जंग में कूदे थे और गजा में गए भी थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जंग लंबी खिंच रही है तब उन्होंने खुद को अपने पीछे खींच लिया। आपको बता दें कि गजा के इजराइल में सभी युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है जंग लड़ने का, और उनको रिजर्विस्ट माना जाता है, रिजर्व माना जाता है, और जब जंग की जरूरत होती है तो उनको उतारा भी जाता है और इसमें बढ़ चढ़कर वहाँ के लोग भागीदारी भी करते हैं। जब शुरुआत हुई थी गजा से लड़ाई में तो कुछ रिजर्विस्ट गए भी थे और ये मान के गए थे महीने 2 महीने में जंग खत्म हो जाएगी और वो अपने काम पर फिर से लौट आएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, तो उन्होंने भी अपने पैर पाँव खींचना शुरू कर दिया। वहीं एक दूसरी तरफ बात की जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि एक बड़े यहूदी जो धर्मगुरु थे उनकी संयुक्त अरब अमीरात में हत्या कर दी गई और वो धर्मगुरु जो है वो गजा में लड़ाई में बढ़ चढ़कर उन्होंने जंग में भागीदारी भी किया था। तो अब ऐसे में अंदाजा लगाया जाता है कि अरब अमीरात में भी अब लोग जो हैं वो इसराइल के खिलाफ हो रहे हैं। और हालांकि अलग बात है कि संयुक्त अरब अमीरात हो या अरब कंट्रीज के और भी जो देश हैं नाट और जो अलग जॉर्डन हो या फिर और कतर हो, टर्की हो, ये सभी जो है मुँह ज़बानी बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन बात अगर उनके अंदर से देखा जाए तो वो इसराइल के साथ में ही खड़े हुए हैं। बहरहाल जिस प्रकार से यहूदी के धर्मगुरु की हत्या की गई है उससे ये अंदाज़ा लगाया सकता है कि आम जनता अब सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है और इसराइल के खिलाफ लगातार आवाज़ें बुलंद की जा रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात एक और भी सामने आई है वो ये है कि जगह-जगह के ऊपर अब इजरायली सामानों का बायकॉट किया जा रहा है। जो वहाँ से निर्माण करके बाहर निकाला गया है उसका बायकॉट किया जा रहा है और इसका असर भी दिखता हुआ नज़र आ रहा है। इजराइल की अर्थव्यवस्था इससे डामाडोल हो रही है। कोलंबिया में पूरी तरह से बैन लगा दिया, वहाँ पे सारे जो इसके जो बड़े-बड़े स्टोर थे, बड़े-बड़े शोरूम थे, वो सब बंद हो गए हैं और ब्रिटेन में भी यही हाल है। और ब्रिटेन ने तो अब एक नया कोल्ड ड्रिंक निकाल दिया जिसका नाम है शायद कोका गाज़ा है और उसपे बाकायदा लिखा है कि इसमें ये जिनोसाइड वाला नहीं है, जिनोसाइड मुक्त है और इसमें ये भी कहा गया जो खरीदेगा उसका वो पैसा गाज़ा में फ़लस्तीनियों की मदद के लिए जाएगा। अब तक जो है बताया वहाँ के जो अखबार कह रहे हैं उसके अनुसार 1 लाख से अधिक इस तरह की बोतलें बिक चुकी हैं। बहरहाल समूची दुनिया में अब इज़राइल और अमेरिका अकेला पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अमेरिका इस जंग को बढ़ाने के प्रयास भी कर रहा है, इज़राइल भी कोशिश कर रहा है कि जंग अब ये बढ़े और यही वजह है कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध बंद होने के कगार पे पहुँचने की संभावना थी, लेकिन अब वो बंद होने के बजाय और तेज़ हो गया है। जो यूक्रेन की नाटो की बल्कि कहा जाए जो सेना जो रूस के अंदर घुस गई थी उसको खदेड़ दिया रूसी सैनिकों ने और उत्तर कोरिया के सैनिकों के साथ मिलकर। और अब जो रूस की तरफ से हमला है वो बहुत तेज़ी के साथ यूक्रेन पर किया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ ईरान की बात किया जाए तो सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी के जो विशेष सलाहकार हैं उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा है कि वो इज़राइल के ऊपर बड़ा हमला करने की तैयारी में लग गए हैं और अंतिम दौर में वो हमला पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि 1000 मिसाइल से इज़राइल पर हमला किया जाएगा और उसमें सारे जो इसके बेस हैं, सैन्य बेस खास तौर से उसके ऊपर सीधे तौर पर हमला होगा। अब देखना ये होगा कि इज़राइल के ऊपर किस प्रकार से ये हमला होता है और कब होता है। बहरहाल आने वाले दिनों में हालात काफ़ी बिगड़ने वाले हैं। देखना ये होगा कि और भी क्या-क्या अभी और होता है। तब तक के लिए बस इबारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.